Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So last class we have covered 3.2 exercise question number 1 and 2. Moving forward question number 3 से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कई सवाल दिए हुए हैं, थ्योरेटिकल सवाल है. इसमें क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा. सवाल में बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पहले आपको क्या करना है, लैंग्वेज को पढ़ना है और लीनियर इक्वेशन बनाना है. फॉर दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम यहाँ दिए हुए हैं. यहाँ पे 5 प्रॉब्लम हमें दिख रहे हैं, नहीं 6 प्रॉब्लम हमें दिख रहे हैं. और बोला जा रहा है एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. और उन इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. गेटिंग? ठीक है, तो चलिए पहला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का 1. क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पे क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 3 का 1, इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26. दो नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 26 है. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर. एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. फाइंड देम. दोनों नंबर आपको पता करना है कौन से. तो दोनों नंबर पहले मान लेना होता है. क्या करना होता है, लेट वन number is x and other number is y. ये हो गया आपका दो नंबर. एक नंबर हो गया x और दूसरा नंबर हो गया y. अब आते हैं बाय क्वेश्चन. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ये जो दो नंबर है, इन दो नंबर्स का डिफरेंस, अंतर क्या है, 26 है. तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख देने का आपको, 26. ये अपने एक इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने के लिए बोला है तो आपने बना लिया. दूसरा क्या बात बोल रहा है इसमें, वन नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर. वन नंबर इज 3 टाइम देन अदर. 3 टाइम्स मतलब कितना होता है, 3 गुना है. तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है. ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा यहाँ पे y इक्वल टू 3x लिखता है तो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ आप ये समझाना चाह रहे हैं कि x ज्यादा है y से. यस और नो? तभी हमने क्या किया है, x को y से घटाया है. आप ये छोटी छोटी बारीकी को सीखिए मैथ्स में. अगर कोई बच्चा y इक्वल टू 3x लिख रहा है तब ठीक होगा जब यहां y माइनस एक्स बराबर 26 लिखेगा. आप यहां पूरी समझाना चाह रहे हैं कि x ज्यादा है y से. अरे ज्यादा है समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन लिखे हैं, x इज ग्रेटर देन y. तभी तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 26 है. मतलब x ज्यादा है y से. कितना ज्यादा है, 26 है. तो यहां पर क्या ये बात लिखना सही होगा, y इक्वल टू 3x. y 3 गुना है x का, नहीं, x 3 गुना है y का. छोटा छोटा बात आपको सीखना जरूरी है, नहीं तो आप सॉल्व करके आएंगे, लगेगा सब कुछ सॉल्व सही करके आए हैं लेकिन सब गलत हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं है? तो इसको आप थोड़ा सा और आगे लेके चल सकते हैं. x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. इसको लिख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर. क्लियर है कि नहीं है? बाकी आपको बोला गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको ना लिखें और इसको ना लिख करके पहले ही आप यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख दें. क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना होता है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना होता है और किसी एक इक्वेशन में बैठाना होता है. x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालना होता है. तो आप देखिए ध्यान से, इक्वेशन 2 में ऑलरेडी x का वैल्यू ही निकाला हुआ है. तो फॉर, यहां लिखेंगे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. नहीं, ऑलरेडी तो x का वैल्यू निकाला हुआ है तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. सीधा सीधे हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. समझिए क्या क्या गलती आप कर सकते हैं एग्जाम में, टाइम वेस्ट कर सकते हो, वो सब यहां पे बता रहे हैं. ये आप लिखने जाएंगे क्योंकि आपको सिखाया गया है. ये तब हम लिखते हैं जब x का वैल्यू हमें निकालना होता है. ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है तो आप ऑलरेडी यहां पे बैठा दीजिए. आप डायरेक्टली लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में आप x का वैल्यू बैठा दीजिए. देखिएगा x बराबर 3y है तो x की जगह क्या लिखेंगे, 3y माइनस y इक्वल टू 26. क्लियर है कि नहीं? 3y में से y गया तो हो गया 2y इक्वल टू हो गया 26. सो दैट y इक्वल टू क्या हो गया, 26/2.
कट जा रहा है, कितना आ रहा है, y इक्वल टू 13। एक नंबर मिल गया आपको, क्या है, y इक्वल टू 13। अगर y इक्वल टू 13 है तो आगे हम बढ़ रहे हैं, x का वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन 2 में बैठा दीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू सर 3y है, x इक्वल टू 3y है, तो 3 इंटू वाई का वैल्यू आपने निकाला है 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 39। आपको देख लेना है जो बातें आपने निकाला है क्या सेटिस्फाई कर रहा है सवाल को। हाँ सर पहला बात तो 3 गुना है बोला, तो 3 गुना इतना है, क्या ये दो नंबर का डिफरेंस 26 है कि नहीं, ये भी देखना जरूरी है। तो 39 और 13 का डिफरेंस कितना होता है, 26 ही होता है, तो बात इसका मतलब सही है। आपका x का वैल्यू सो द नंबर्स, इतना लिखने के बाद सो द नंबर्स आर 13 एंड 39, ऐसे लिख करके खत्म कर। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला गया है। सो व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिसका सम क्या होता हो 180 डिग्री हो, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बोल रहा है इसमें एक बड़ा एंगल है, लार्जर एंगल है, और एक स्मॉलर एंगल है, और बोल रहा है जो लार्जर एंगल है ना वो ज्यादा है छोटा एंगल से, स्मॉलर एंगल से। कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। लिख रहा है, बढ़िया से पढ़िए, समझिएगा। द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर, एक्सीड्स मतलब सॉरी उससे ज्यादा होना, ठीक है कि नहीं, कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। तो एक मान लीजिए आप, जैसे कि देखिए दूसरा बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2, लेट द लार्जर एंगल बी x and the smaller angle be y। हमने लार्ज एंगल क्या मान लिया, x, और स्मॉल एंगल क्या मान लिया, y। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बाय क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ये जो दो एंगल है ना, दो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री का मतलब हमें पता है कि सम ऑफ 2 एंगल्स क्या होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई सम कर दिए, कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, पहला एक इक्वेशन तो आपको कैसे मिल गया। बोलिए क्लियर है, बातें क्लियर है, ठीक है कि नहीं। कैमरा में आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब क्या बोला गया है कि बड़ा जो एंगल है वो छोटा एंगल से बड़ा है, कितना बड़ा है, 18 डिग्री। तो हम इस बात पे करते हैं, पहला एंगल लिखे, इसको डिफरेंस निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, 80। बड़ा एंगल है ये, छोटा एंगल को घटाने से कितना आता है, 18। तो हमको बोला था इक्वेशन बनाने के लिए, बच्चा लोग बना दिया गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसको बोला सॉल्व कीजिए। एग्जाम में यही सवाल आएगा, जरूरी नहीं है। इफ यू गाइज आर बिलोंगिंग फ्रॉम CBSE बोर्ड, यू हैव टू सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो बाय अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक एंड सॉल्व दैट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रहे हैं, जैसे इस सवाल में क्या डिफरेंस किया जा सकता है, सवाल में सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया है, वहां बोल दे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप तो नहीं पढ़ाएं सर, ये कोई नहीं पढ़ाएगा सर, ये आपको पढ़ना है, और आपको पढ़ते हुए आपको डाउट्स पूछना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर का बुक एक जरूर लगाइए, चाहे कोई भी हो, हम किसी का प्रचार करने नहीं बैठे हुए हैं, तो किसी का भी आप बुक ले लीजिए और प्रीवियस ईयर लगाइए। क्लियर है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब ये दो इक्वेशन हमारे पास, अब सॉल्यूशन करना है इसका। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स और वाई का वैल्यू कहीं पे भी निकला हुआ नहीं है, जब भी नहीं निकला होगा तो क्या लिखेंगे, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए आप क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिएगा ध्यान से, यहां क्या है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 18 है। सो यू कैन राइट हेयर x इक्वल टू 18 प्लस वाई, यस और नो।
इसको आप इक्वेशन 3 लिख दीजिए। क्लियर है कि नहीं? अब इस इक्वेशन का वैल्यू अब पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन 1 में बैठाइए। देखिएगा x प्लस वाई लिखा हुआ था, x की जगह क्या लिखेंगे 18 प्लस वाई, और प्लस पहले से क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 180। क्लियर है कि नहीं? आप डिग्री लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप डिग्री लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल है ना, तो डिग्री इसमें निकाल रहा है। देखिएगा यहां पे क्या है 18 है, उधर चला जाएगा, ठीक है। ये y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, यहां से क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? अब इसको घटा के लिखो भाई, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, 162 डिग्री आ रहा है 2y का वैल्यू। सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 162 डिवाइड बाई 2, काट दीजिएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 कम 2, तो y इक्वल टू आ जा रहा है बच्चा लोग 81 डिग्री। y कितना आ रहा है 81 डिग्री, और y क्या है छोटा एंगल है, बड़ा एंगल नहीं है, तो बड़ा एंगल निकाल लेंगे हम। दोनों का डिफरेंस कितना है बोला है 18 डिग्री, तो इसमें 18 जोड़ दो खाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो अब यहां पे लिखेंगे, अब ये समझ के चलिए y निकला है तो x निकालना है, तो आप किसी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए। देखिएगा ध्यान से, यहां पर अगर x निकालना है इक्वेशन 3 में डायरेक्ट बैठा दीजिए, अच्छा हो जाएगा। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, यहां पे क्या है इक्वेशन 3, x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई, सो 18 डिग्री प्लस y इज 81 डिग्री। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 99 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 99 डिग्री। दोनों एंगल निकल चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सो द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री आंसर। क्लियर है कि नहीं है? बातें क्लियर है? एकदम सिंपल सवाल। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. आपको क्या बोल रहा है, बैट का, एक बैट का कीमत, एक बॉल का कीमत निकालना है। क्लियर है कि नहीं? तो 3 का 3 बनाने जा रहे हैं। आप मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, या 1 बैट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 बैट इज इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें आपको लगाना है क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कितना बैट खरीदा गया। पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, और इनका कीमत लिखा हुआ है 3800। कितने बैट है 7 बैट्स है 6 बॉल्स है, तो एक बैट का कीमत अगर x है तो 7 बैट्स का कीमत कितना होगा 7x। एक बॉल का कीमत अगर y है तो 6 बॉल का कीमत कितना होगा 6y, और दोनों को अगर ऐड करें तो बोल रहा है कितना है 3800। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका फिर से एक स्टेटमेंट दिया हुआ इसी में, बोल रहा है लेटर बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स तो 3 बैट का कीमत क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 5 बॉल का कीमत 5y हो जाएगा, और दोनों को ऐड करके बोल रहा है 1750 रुपीज है। हमने लिख दिया। ये इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, दोनों इक्वेशन तैयार है हमारा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए बोल रहा है, तो किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, x या y का वैल्यू निकाल लेना, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में बैठा देना है। क्लियर है ना? तो लिखेंगे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड,
हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिएगा क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो यहां से लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5x। सो यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू 1750 माइनस 5x डिवाइड बाई 3। क्लियर है कि नहीं है? ये x का हमारा वैल्यू आया है, इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। अब इस x का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं। हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू इक्वेशन 1 में बैठाइए तो 7 इंटू एक्स है, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे 1750 माइनस 5x डिवाइड बाई 3। क्लियर है? प्लस 6y है तो 6y लिख दिया, इक्वल टू क्या है 3800 लिख दिया। अब सॉल्व करने की बारी है, सॉल्व करेंगे इसको अच्छा से। देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको। आप क्या लिखेंगे, एक काम कीजिए, यहां लिखिए 7/3 इंटू इसको लिख लीजिए 1750 माइनस। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको लिखिए 5 7 35 35, तो 35/3 x। क्लियर है कि नहीं है? अरे x क्यों लिख रहे हैं, ये y था, 5y था, सॉरी इसको करेक्ट कीजिएगा, x नहीं है, क्या है बच्चा लोग, y है। तो यहाँ पे क्या होगा, y होगा, ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, y होगा ऑब्वियसली। अब प्लस 6y इक्वल टू आ जा रहा है 3800। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सॉल्व करेंगे। तो 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप लोग भी मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर यूज आप लोग मत कर लीजिएगा। 1750 इंटू 7 ये आ जा रहा है आपका 12250, 12250। हम यहां लिख रहे हैं क्या हो जाएगा 12250। ये हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में क्या है 3 है, हम 3 लिख दिए, माइनस लिख दिया 35y/3 है, ठीक है, कटेगा नहीं 3 से, रहने दीजिए। अब प्लस 6y है, प्लस 6y इक्वल टू 3800। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको पहले लिखिए 6y, इसको साथ में लिखिए माइनस 35/3y। अरे y वाला टर्म से एक साथ रख दिए, बाकी ये जो आपको डाटा दिख रहा है इसको उधर लेके चले जाइए, कितना हो जाएगा 3800 माइनस 12250 डिवाइड बाई 3। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? दोनों में देखिए ध्यान से, y है तो y अगर है तो कॉमन ले लीजिए, क्या बच रहा है, यहां से 6 बच रहा है, यहां से क्या बच रहा है 35/3 बच रहा है। इधर क्या कीजिए, इधर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। यहां पे आप कितना लिखेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखो, तो क्या हो जाएगा 3800 इंटू 3 इट विल गिव यू 11400। चेक कर लीजिएगा एक बार बढ़िया से, 3800 इंटू 3 ये आ जा रहा है, फिर से चेक कर लिए 11400, 11400 माइनस 12250। बोलिए क्लियर है? अब क्या करना है यहां से, अब इधर भी सॉल्व करना है आपको। यहां कितना हो जाएगा 318 माइनस 35 बटा में 3, एलसीएम ले लिया हमने। अब इधर देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा ऑब्वियसली, तो इसको माइनस कर लीजिए, कितना 12250 के साथ, तो आंसर आ रहा है आपका 850, 850, वो भी माइनस में 850 बटा 3 आ रहा है। क्लियर है? यहां पर भी वही काम कीजिए भाई ना, y यहां पे क्या आ जाएगा बताइए जरा, 35 में 18 घटा दीजिए, 35 माइनस 18 ये आ जा रहा है आपका 17, ऑब्वियसली माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा, माइनस 17/3 आ रहा है। इधर क्या है माइनस 850/3। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दो, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, कैंसिल कर सकते हैं। इधर देखिए डिवाइड में 3 है, इधर भी डिवाइड में 3 है, कैंसिल कर सकते हैं, छोड़ दीजिए इसको। क्या आ गया सर, y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 850 इधर है सर, और इधर मल्टीप्लाई में 7 था सर, डिवाइड में चले जाएगा, 17 डिवाइड कर दीजिए, आराम से कट जाएगा। क्या आ जाएगा 850 डिवाइड बाई 17, पूरा पूरी कट जाएगा, कितना आ रहा है 50, इससे 50 बार में कट जाएगा, तो क्या जा रहा है यहाँ पे y इक्वल टू कितना जा रहा है 50, y इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या हो गया, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 50 रुपीज। क्लियर है कि नहीं है? अब इसी वैल्यू को आप बैठा दीजिए इक्वेशन 3 में, यहां पे लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 3 में बैठा देते हैं। x इक्वल टू किया है 1750 माइनस, देखिएगा यहां से बैठा रहे 1750 माइनस 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई है आपका 50 डिवाइड बाई क्या है 3 है। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है 1750 माइनस कितना आ जाएगा 150, 150 डिवाइड बाई 3। तो 1750 में आप 150 घटा दीजिए, 1750 में आपने 150 घटा लिया तो आपका आ गया 1600, और 1600 में 3 डिवाइड कर रहे हैं तो 1600 में 3 अगर डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1600। 1600 में डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा आपका 50। गड़बड़ आ रहा कुछ, कितना है देखो 1600, क्या लिखेंगे 1600 और डिवाइड में 3 करेंगे कितना आ जाएगा। अरे पूरा पूरी तो नहीं कट रहा है ना, नहीं ना, तो क्या एग्जैक्टली हम लोग सही बना रहे हैं, चेक कर लेंगे एक बार। 50 आया है, बिल्कुल सही है, और 500 आ रहा है इसमें, मतलब 1500 आना चाहिए। कहीं पे देख कर लीजिएगा, अगर 1500 आता तो कट जाता ना। 1750 है, कहाँ पे 2 कटा है 150, 150, 150, 150, यहाँ पे 150 है, 1750 है तो 1600 ही तो आ रहा है। 2 कहाँ कट रहा है, ठीक तो है। 5y है तो 5 इंटू वाई 50, 5 5 25 है, 150 क्यों हो रहा है, तो कट जाएगा बोल रहे हो, कट नहीं जाएगा, हमने मल्टीप्लाई ही गलत कर दिया, हम दिमाग में चल रहा 3 है, मैंने 50 इंटू 3 150 हम सोच रहे हैं, एक्चुअली 5 है यार, तो ये 1600 नहीं क्या होगा बच्चा लोग 1500, 1500 बटा 3, अरे तो 500 से कट जाएगा, सबको समझ में आ रहा है। तो एक बैट का कीमत कितना हो गया 500 रुपया। हाँ सही है, क्लियर है कि नहीं। लास्ट में आपको ये लैंग्वेज में लिखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या लिखना है हम बता दे रहे हैं, जगह यहाँ नहीं है, यहां पे लिख देते हैं वैसे, देखिएगा। सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यहां तक आ रहा है, अरे नहीं आ रहा है, कॉस्ट ऑफ यहां तक आ रहा होगा, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू एक्स क्या है 500 रुपीज, ठीक है इतना लिख दिए, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू 50 रुपीज। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स एग्जाम के टाइम होता है, याद रखिएगा फ्लो में, और आप ढूंढते रहते हैं कहीं मिलता नहीं, और गलती आपके सामने रहता है, तो बिल्कुल एग्जाम देते समय दिमाग को शांत करके दें, हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 का 4, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी चलाने वाला है एक सिटी में, वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, तो उसके लिए वो उसका एक चार्ज है, और जितना दूर वो जाता है उस हिसाब से वो उसका फेयर लेता है। फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द पर किलोमीटर चार्ज। अच्छा ये चालाक टैक्सी ड्राइवर है, क्या है ना ये, इसमें क्या बोला जा रहा है कि उसका एक फिक्स्ड चार्ज है, वो तो लगेगा ही, आपने गाड़ी में चढ़ लिया, आप नहीं चले तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स चार्ज लगेगा। और अगर 10 किलोमीटर आपने चला तो टोटल कॉस्ट आपको बता रहा है 105 रुपया, 105 रुपीज। और अगर 15 किलोमीटर चले तो कितना है 155 रुपीज। सवाल इसमें क्या बोल रहा है, लास्ट में पूछ रहा है इससे, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए इसमें एक और सवाल इसमें ऐड किया गया, लास्ट में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम बोल रहे हैं, आप मान लीजिए उसका एक फिक्स्ड चार्ज है एक्स है, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज एक्स, ठीक है, एंड द पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज माने 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है रुपीज वाई, हमने मान लिया। क्लियर है कि नहीं है।
अब क्वेश्चन पे आते हैं। बाय क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर चला है ना, तो उसको कितना पे करना पड़ा है? 105 रुपया। तो अगर 105 रुपया पे किया तो उसमें फिक्स चार्ज भी है और पर किलोमीटर चार्ज भी है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिक्स चार्ज कितना लग रहा है? एक्स रुपीज। और कितना किलोमीटर चला है बोल रहा है? क्लियर? इसमें कितना किलोमीटर चला गया है? 10 किलोमीटर चला है। अरे 10 किलोमीटर चला है, अगर 1 किलोमीटर चलता तो कितना रुपया लगता? वाई रुपया। तो 10 किलोमीटर चला तो कितना लगेगा? 10 इंटू वाई रुपया। इन दोनों को ऐड करके कितना बोल रहा पे किया है वो? 105 रुपया। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सिमिलरली इसी तरह से बोल रहा अगर ये 15 किलोमीटर चलता है तो वो 155 रुपया दिया है। तो क्या हो जाएगा? फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, जो फिक्स है वो लगेगा, और साथ में 15 किलोमीटर चला है तो 15 इंटू वाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज आपका वाई है। तो 15 किलोमीटर चला है, जोड़ करके कितना बोल रहा है? 155 है। ये दो इक्वेशन आपने अगर बना लिया तो आधा काम यहीं पे हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? अब बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन 2 से आप x को निकाल लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस 15y इक्वल टू 155 दिख रहा है, यहां से x निकाल लीजिए। x इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15y। इसको आप इक्वेशन 3 डाल दीजिए। अब इस x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू बैठाइए यहाँ पे। x का वैल्यू कितना है ना? 155 माइनस 15y, ये x का जगह हमने बैठा दिया, प्लस 10y इक्वल टू 105। आगे बात करते हैं। ये 155 है, रहने दीजिए। 155, एक काम करते हैं 155 को उधर लेके जाते हैं। देखिए ध्यान से, 155 पे उधर चला जाएगा। बाकी इन दोनों में कैलकुलेशन कर लीजिए। माइनस 15y और प्लस 10y, कितना बच रहा? माइनस 5y। इधर क्या हो जाएगा? 105 है, इधर आ जाएगा माइनस 155। क्लियर है कि नहीं? क्या आ जाएगा यहां से बोलो जरा? माइनस 5y इक्वल टू, अरे 155 से 105 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा? 50 निकलेगा, और वो भी माइनस में। देखिए इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है ना? y इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 10। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? y कितना आ गया? 10 आ गया। y 10 आ गया, मतलब आपका क्या आ गया? पर किलोमीटर चार्ज आपका आ गया है। 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है आपका? 10 रुपीज। लेकिन आपको यहां पे फिक्स चार्ज भी निकालना है, तो आप इस y का वैल्यू को x में बैठाइए। देखिए इक्वेशन 3 में बैठा दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। हम यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या है इक्वेशन 3 ना सर? x इक्वल टू क्या है? चेक कीजिएगा। 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15 इंटू y इज हाउ मच? 10। x इक्वल टू हो गया 155 माइनस 150, सो x इक्वल टू कितना हो गया? 5। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो क्या लिख सकते हैं हम? सो द फिक्स्ड चार्ज इज 5 रुपीज, ₹5 ऐसे करके लिख सकते हैं। एंड पर किलोमीटर चार्ज इज ₹10। बोलो क्लियर है कि नहीं है? दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। लेकिन लास्ट में इस सवाल में एक और चीज जोड़ दिया गया है। देखिए यहां तक तो x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया, पर किलोमीटर चार्ज और फिक्स चार्ज निकाल लिया। इसमें एक सवाल और ऐड कर दिया गया। इसमें लिख रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कोई पर्सन अगर इसी टैक्सी में बैठ करके 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? क्लियर है कि नहीं है? तो टू ट्रेवल 25 किलोमीटर the person will have to pay
विल हैव टू पे, कितना पे करना होगा बताओ जरा। सर उसका एक फिक्स चार्ज होगा, कितना है, x है, और कितना किलोमीटर चल रहा है, तो बोलेंगे सर 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर इंटू वाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या करो, x का वैल्यू बैठा दो तुम, x का वैल्यू है तुम्हारा, x का वैल्यू कितना है 5 है, और y का वैल्यू कितना है 10 है, तो कितना आ जा रहा 5 प्लस 250 दैट इज 255। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपया। क्लियर है, ये बात उसमें जोड़ दिया गया था, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 3 का 5, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. आपको एक फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो फ्रैक्शन मान लीजिए, फ्रैक्शन मतलब समझ में आ रहा है, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, उसमें एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। तो हम यहाँ पे 5 सॉल्व कर रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं लेट द फ्रैक्शन इज x/y। मान लीजिए जिसमें न्यूमरेटर क्या है x है और डिनोमिनेटर क्या है y है। अब सवाल पे आता है, क्या बोल रहा है इसके साथ करने के लिए, बाय क्वेश्चन। सवाल में बोला जा रहा है कि अगर आप क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो क्या मिलता है 9/11 मिलता है। तो न्यूमरेटर आपको दिख रहा है x है, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए। सो ये जो फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9/11 मिलेगा। यस और नो, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन, क्लियर है। एक और इक्वेशन बोला गया है इसमें, क्या बोला गया है इसमें देखिएगा, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 5/6। तो अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 5/6 आ जाता है। क्लियर है कि नहीं, ये बोला गया। चलिए दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एकदम नॉर्मल तरीके से तो नहीं लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग क्या ना, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। तो यहां से हम लिख सकते हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। कितना आ जा रहा है यहाँ पे, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए तब ना। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो यहां से क्या आ जाएगा चलो, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। यहां से आ जा रहा है आपका 6x माइनस 5y, यहां पे आ जा रहा 15 माइनस 18, ये आ जा रहा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। बड़ा स्पीड बना दिया क्या, अरे भाई इसमें कुछ था ही नहीं, तो क्या करते हम लेके बैठ के रहते हैं। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया मान लीजिए, ये जो आपका इक्वेशन है ये इक्वेशन 2 हो गया मान लीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 2 इक्वेशन हमने बना लिया, ठीक। अब क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लो, फ्रैक्शन मिल जाएगा आपको। अब क्या करो, यहां से फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है हमें। तो एक काम करना है, x का वैल्यू या y का वैल्यू कहीं से निकाल लो। एक काम करो, यहीं से निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 से निकालोगे तो जो वैल्यू आएगा 2 में बैठाओगे, और 2 से निकालोगे तो जो वैल्यू आएगा वो 1 पे बैठाओगे। तो 2 से निकाल रहे हैं हम, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। आप यहाँ पे 6x लिखिए, ये -5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5y, और यहाँ पहले से -3 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y माइनस 3 डिवाइड बाई 6। तो इसको हम इक्वेशन 3 लिख देते हैं। बोलिए क्लियर है। इक्वेशन 2 की मदद से हमने निकाला। अब जो भी निकला है x का वैल्यू वो 1 में बैठा दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं
हम जो x का वैल्यू आया है उसको हम किस में बैठा देंगे, इक्वेशन, ये इक्वेशन आपका 2 था, ठीक है। अब हम x का वैल्यू बैठाने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पे ध्यान दीजिएगा। अब 11 इंटू एक्स, तो 11 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 11 इंटू एक्स, एक्स के जगह हम लिखने जा रहे हैं 5y माइनस 3/6, ठीक है कि नहीं। और माइनस 9y है, माइनस 9y इक्वल टू क्या है, -4, इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व करना है। क्या आपका इधर हो चुका है? अगर इधर हो चुका है तो सही है, नहीं हुआ है तो पॉज करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा देर में हमको मिटाना होगा, ठीक है। इधर देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 5 दैट इज 55y माइनस 33, और पूरा का डिवाइड में क्या है 6 है, माइनस 9y इक्वल टू -4। क्लियर है कि नहीं। अब यहां पे हो जाएगा 55y माइनस 33 माइनस, अरे डिवाइड में पूरा क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया, मान लो 6 है, कितना आ जाएगा 6 नाम 54, दैट इज 54y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, ये मार्क आप जरूर दीजिएगा सिंबल। अब क्या है ना 55y, यहां ध्यान दीजिए 55y माइनस 54y, तो क्या बच रहा है ओनली y माइनस 33, और डिवाइड में 6 से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 इंटू 6। बोलिए क्लियर है। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 को उधर ले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले, कितना हो जाएगा 4 चौक 24 24, ये प्लस आ रहा है 33, सो दैट y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे चेक कर लीजिएगा, 33 में 24 चला गया तो 3, और इधर से 6, 3 और 6 9 हो जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए क्लियर है। y का वैल्यू आपका निकल चुका है, कितना है 3 है, y का वैल्यू आपका निकल चुका है 9 है। तो y अगर आपको निकल चुका है तो x निकालना है अब आपको। क्लियर है कि नहीं है, तो कहां बैठा दीजिए, आप इक्वेशन 3 में बैठा दीजिए। हम यहां पे लिखते हैं क्या ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू क्या है, देखिएगा 5y माइनस 3, तो 5 इंटू 9 माइनस 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 5 नाम 45, 45 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 42 डिवाइड बाई 6, 3 से काट दिए, इसको काट रहे हैं बाबू 21 हो रहा है, 3 से काट दिए फिर से 7 में, तो x बराबर क्या आ जा रहा है 7 आ जा रहा है, x का वैल्यू 7 आ गया, और यहां पर y का वैल्यू आपका कितना आया है 9 आया है। क्लियर है कि नहीं है। तो x और y अगर आ गया तो फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि फ्रैक्शन क्या था x बाय y, तो हमारे पास जगह नहीं है यहां पर, हम यहां लिख देते हैं, कहां पर लिख दे, यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे लास्ट में, सो द फ्रैक्शन इज x बाय y इक्वल टू कितना है, x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 9 है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है कि नहीं है, बहुत टफ सवाल तो नहीं लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 5 years hence, 5 साल पहले, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, अगेन बोल रहा है 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son. Okay, what are their present age? अभी उन दोनों का एज क्या है, जैकब का और उसका पुत्र का, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं 3 का, हम लिख सकते हैं यहां पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर्स, समझ में आ रहा है, एज है ना, तो x ईयर्स है, हम लिख नहीं रहे, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, x ईयर्स, and his son's present age, नहीं ऐसे करके लिखेंगे, and the present age of his son equal to y years। हम मान लिए ये बात है, जैकब का अभी का उम्र x है, उसका बेटा का उम्र कितना है y है, बाय क्वेश्चन। बाय क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 5 years hence मतलब 5 साल के बाद,
गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा इसके पहले, शायद बोल रहे थे 5 years hence का मतलब 5 साल पहले, नहीं नहीं नहीं, 5 years hence का मतलब क्या होता है 5 साल बाद, 5 years के बाद। 5 साल के बाद क्या होगा, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल के बाद, अभी कितना एज है जैकब का x, तो 5 साल के बाद कितना एज होगा x + 5। बोला जो भी जैकब का एज होगा वो क्या होगा, उसके जो सन है, उसके जो पुत्र है, उसके जो बच्चा है, उसका जो बेटा है या बेटी है जो भी है, उसके एज का कितना हो जाएगा 3 times हो जाएगा, उसके एज का 3 times हो जाएगा। अगर आज इसका एज y है तो इसका भी तो एज 5 साल के बाद क्या होगा y + 5, और इसका 3 times हो जाएगा। यहीं पे बच्चा गलत करता है, ओनली 3y लिख देता है। आज के एज का 3 गुना नहीं होगा, 5 साल के बाद के एज का 3 गुना होगा बोल रहा है। तो 5 साल के बाद का एज क्या है y + 5 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इक्वेशन यहां से क्या बन रहा है, x + 5 = 3y + 15, सो x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्या बोला है देखिएगा इसमें, 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब आज अगर एज है जैकब का x, तो 5 साल पहले x - 5, और बोला जा रहा है उसके जो सन है उससे 5 साल पहले इसका भी एज कितना हो रहा होगा, y - 5 हो रहा होगा, और कितना गुना था बोल रहा है 7 times था। तो जैकब का एज 5 साल पहले उसके बच्चे से 7 गुना ज्यादा था। क्लियर है कि नहीं? अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x - 5 = 7y - 35, इट इज x - 7y = -35 + 5, सो x - 7y = क्या हो जाएगा -30। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो अब आपको पता चल गया है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। कौन सा 2 वेरिएबल है, x एंड y। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आराम से x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ये आप आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सभी को बोल रहे हैं, आप जो यहां बैठे हुए हैं उनको भी बोल रहे हैं, और जो वहां सुन रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं। इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीख लिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो एलिमिनेशन मेथड पर आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।